हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था वो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लाइट होती है, लाइट या जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है कहीं से, किसी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, वो बेटा किस फॉर्म में निकलती है हमारे पास? वेव फॉर्म में। द ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहां से पता चला हमारे पास कि जो लाइट है, लाइट उसका कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। वेव नेचर मतलब वो वेव की तरह ट्रैवल करती है, इस तरह से जैसे वेव होती है ना, तरंग होती है, इस तरह से हमारे पास ट्रैवल करती है। कौन? लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है। ये किसने बताया हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जब उसने हमें बताया। तो अब क्या एक्चुअल में जो लाइट होती है उसका वेव करेक्टर होता है या कोई दूसरा करेक्टर भी उस लाइट का होता है? चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। तो क्या लाइट का कोई दूसरा नेचर भी होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन जटैन क्लासेस। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुए। एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और ये जो दोनों ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब स्टडी किया तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे कि क्या एक्चुअल में जो हमारे पास लाइट एनर्जी होती है उसका सिर्फ वेव नेचर होता है या कोई दूसरा नेचर भी प्रेजेंट होता है। वो जानेंगे जब हम डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर बेटा फोटो का मतलब है एनर्जी से, एनर्जी से। इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या देखा गया? समझिए आप ध्यान से कि आपके पास ये मेटल का सरफेस है, दिस इज मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन फॉल हुई, मतलब एनर्जी गिरी, लाइट पड़ी या रेडिएशन फॉल हुई, तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जाने लग गए। यहां से एनर्जी पड़ी, रेडिएशन, और इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाने लगे बेटा? बाहर जाने लगे। तो हुआ क्या? देखो, मान लीजिए ये एटम है, कोई भी एटम मान लीजिए आप, मेटल का एटम है ना, दिस इज मेटल एटम। तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस भी होगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एनर्जी होती है या नहीं होती है? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। बताइए, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तो बाहर जाएगा नहीं, तो हमें उस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए बेटा? 10 जूल एनर्जी चाहिए। लेकिन जो यहां से रेडिएशन गिर रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रेडिएशन गिर रही है उनकी एनर्जी 8 जूल है। तो बताएं, क्या वो एनर्जी जो 8 जूल गिर रही है 10 जूल एनर्जी से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगी? तो आंसर आएगा नो। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। इस बेंच पे ये बच्चा बैठा हुआ है बेटा, और यहां से दूसरा बच्चा आ गया। अब दूसरे बच्चे में जो एनर्जी है वो इस बेंच वाले बच्चे से कम एनर्जी, इसके अंदर कम एनर्जी। तो क्या ये बच्चा इस बेंच वाले बच्चे को उठा पाएगा? अब मेरे में जोर ही नहीं है, क्या मैं उस बच्चे को उठा पाऊंगा? सामने वाले बच्चे को नहीं। तो यदि उस सामने वाले बच्चे को उठाना है तो मेरे अंदर उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो बच्चा उठ सकता है, अदरवाइज वो बच्चा नहीं उठेगा। या मिनिमम इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए जितनी उसके अंदर एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी तो और भी अच्छे से काम चल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशंस गिरती हैं सुटेबल एनर्जी की, सुटेबल एनर्जी होनी चाहिए उनके अंदर, सुटेबल एनर्जी की रेडिएशन गिरती हैं तो मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जाने बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मैंने डेफिनेशन लिखी है,
द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे से, व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल ऑन इट, यहां पर सुटेबल एनर्जी की रेडिएशन गिरती है तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुटेबल का मतलब है उनकी एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जिस फोर्स के साथ वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हो, उससे तो ज्यादा होनी ही होनी चाहिए कम से कम, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहां से बेटा देखना, आप ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन अराइज हुआ यहां से किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइट एनर्जी गिरती है या कोई रेडिएशन गिरती है तो वेव की फॉर्म में आएगी। वो किसकी फॉर्म में आएगी? वेव की फॉर्म में। अब यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, देखना एक इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरी की पूरी वेव आ रही है इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो कोई पार्टिकुलर एनर्जी लेकर गया होगा ना बाहर। क्या लेकर गया होगा? कोई पार्टिकुलर एनर्जी लेकर गया होगा। तो वो पार्टिकुलर एनर्जी मतलब कोई फिक्स एनर्जी उसने कहां से ली होगी? इस वेव में से। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी यहां पर आ रही है ये वेव की फॉर्म में तो आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वेव की फॉर्म में तो आ रही है, लेकिन साथ में ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में भी आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। अब ये छोटे छोटे पैकेट का मतलब समझाओ सर, हमें तो नहीं समझ में आया क्या मतलब है। तो देखो ये वेव, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना, इस वेव से एनर्जी लेनी है। तो क्या कहती है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव थ्योरी कि वेव की फॉर्म में एनर्जी आएगी। लेकिन जो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा वो ये उठा कि वेव की फॉर्म में तो एनर्जी आती ही आती है, लेकिन इस वेव के अंदर भी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स। तो अब क्या आएगी? इस पूरी वेव की एनर्जी आपके पास किस तरह से आएगी? एक पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, चौथा पैकेट, पांचवा पैकेट, छठा पैकेट, इस तरह से एनर्जी आती है। तो ये जो मान लीजिए इस लाइट, ये जो लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है ये वेव की फॉर्म में तो आ ही रही है, साथ साथ में किस फॉर्म में आ रही है? छोटे छोटे ऐसे पैकेट, एक पैकेट आया एनर्जी का, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट। तो यहां से बोला गया कि जो हमारे पास लाइट होती है उसका वेव नेचर तो होता है, प्लस में उसका बेटा पार्टिकल नेचर भी होता है। कौन सा नेचर भी होता है बेटा? पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब मैं आपको मनके वाली माला दूं, ये मनके वाली माला मेरे पास, मान लो ये माला, ये मनके वाली माला जिसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, मैं कहूं कि पूरी की पूरी माला ले लो तो वो तो वेव की फॉर्म में आ गया आपके पास। फिर मैं कहूं ऐसे एक एक मन का पकड़ो, जैसे एक मन का पकड़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो बताओ पूरी की पूरी माला भी आपके पास आएगी और छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आएगी। वो देखो एक मन का आ गया एक पैकेट, दूसरा मन का आ गया दूसरा पैकेट, तीसरा मन का आ गया तीसरा पैकेट। समझ में आ रहा है? तो यहां से बोला गया कि जो हमारे पास लाइट होती है बेटा, लाइट, उसका ड्यूअल करैक्टर होता है, ड्यूअल करैक्टर। ड्यूअल का मतलब बेटा दोहरा करैक्टर। लाइट वेव की फॉर्म में भी होती है और लाइट पार्टिकल नेचर के अंदर भी होती है। तो पार्टिकल नेचर का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको पूरे का पूरा पार्लेजी पैकेट दे दूं बेटा, ये लो बेटा पार्लेजी का पैकेट ले लो, तो वो तो इसका मतलब आपके पास आ गया वेव, पूरी की पूरी वेव आ गई। मैं उसमें से एक एक बिस्किट निकाल के देता रहूं, एक एक बिस्किट, ये लो एक बिस्किट, दूसरा बिस्किट, तीसरा बिस्किट, चौथा बिस्किट, तो वो किसकी फॉर्म में आ रहा है बेटा? बेटा आपके पास पार्टिकल की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से कौन होती है हमारे पास? रेडिएशंस होती हैं। क्या करती है रेडिएशंस? वेव की फॉर्म में भी आती है हमारे पास, प्लस में किसकी फॉर्म में भी आती है? पार्टिकल की फॉर्म में। तो वेव का दोहरा करैक्टर होता है लाइट का, वेव करैक्टर प्लस पार्टिकल करैक्टर। ये कहां से प्रूफ हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकुलर एनर्जी लेकर बाहर जाएगा ना, फिक्स एनर्जी। तो वो वेव में से ये जो रेडिएशन पड़ रही है उसमें से एक पैकेट लेगा या दो पैकेट लेगा एनर्जी के, और वो दो पैकेट लेकर इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएगा? बाहर भाग जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लेन हुआ हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण दैट ऑल लाइट रेडिएशंस या रेडिएशंस है ड्यूअल करैक्टर, वेव करैक्टर प्लस में पार्टिकल करैक्टर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पार्टिकल का मतलब यहां पर क्या है और वेव का मतलब यहां पर क्या है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो चलिए बेटा पार्टिकल और वेव नेचर में थोड़ा सा और डिफरेंस पढ़ लेते हैं। वेव नेचर के अकॉर्डिंग, लाइट के वेव नेचर के अकॉर्डिंग, लाइट तो आपके पास कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गई, जैसे पूरी की पूरी वेव आ गई तो कंटिन्यूअस आई ना, एक वेव आ गई पूरी की पूरी कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक तो नहीं आया बीच में, देखो पूरी की पूरी वेव आ गई है ना, पूरी की पूरी वेव आ गई। तो यहां पर क्या होना चाहिए नेचर हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस। बट पार्टिकल क्या बोल रहे हैं
कि एक पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल आया, पैकेट आया, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, पांचवा पैकेट, तो यहां पर एनर्जी किस फॉर्म में आएगी आपके पास? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक पैकेट आया, थोड़ा सा गैप, एक पैकेट आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये डिसकंटिन्यूअस है ना, लगातार तो एनर्जी नहीं आ रही ना आपके पास, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी। पार्टिकल नेचर ये शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। पार्टिकल नेचर बोल रहा है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं बाटे पास? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वेव नेचर क्या बोलता है कि डायरेक्ट एनर्जी आएगी आपके पास, क्या आएगी? डायरेक्ट एनर्जी। लेकिन ये क्या बोलता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आएगी। तो यहां से देखिए लाइट फॉल करी, मैंने दोनों करैक्टर शो करने की कोशिश करी है। वेव की फॉर्म में लाइट आ रही है और ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। अभी इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उतने पैकेट अब्सॉर्ब करेगा ये, और यहां से कहां निकल जाएगा? बाहर। तो अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा पार्टिकल नेचर में और किसमें? वेव नेचर में। तो अब आगे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया मैक्स प्लैंक। बेटा आया कौन? मैक्स प्लैंक, ठीक। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी अब ये आई है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगी। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो रेडिएशंस आपके पास आती है, रेडिएशन बेटा वो क्वांटा की फॉर्म में आती है, छोटे छोटे क्वांटा की फॉर्म में। क्वांटा मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कई बुक इसको फोटोन भी लिखती है बेटा, क्या भी लिखती है? फोटोन। तो समझ आया ना। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है अब कि जो रेडिएशंस आपके पास आएगी, एनर्जी जो आपके पास आएगी वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आएगी। उन एनर्जी के पैकेट्स को बेटा क्या बोलेंगे हम? फोटोन, या फिर क्या बोलेंगे? क्वांटा। इसलिए नाम पड़ा मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। छोटे छोटे क्वांटा की फॉर्म में आपके पास आएगी, ठीक है। जैसे मैं तो आपको 100 रुपए दे दूं इकट्ठे, वो तो पूरी वेव आ गई। मैं आपको 10-10 रुपए दे दूं, 10 रुपए लो, 10 रुपए लो, 10 रुपए लो, 10, वो कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? पार्टिकल फॉर्म। इकट्ठे 100 रुपए दे दिए तो वो कौन सी फॉर्म हो गई? वेव फॉर्म, ठीक है। तो चलिए फिर मैक्स प्लैंक कहता है कि जो एक क्वांटा होता है बेटा, एक क्वांटा, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। न्यू क्या है बेटा? यहां पर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, उस रेडिएशन की क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक क्वांटा की एनर्जी हो गई। यदि आपने 2 क्वांटा अब्सॉर्ब करिए बेटा, 2 क्वांटा, तो एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू 2h न्यू। तो मैं कहूं आपसे कि आपने n क्वांटा अब्सॉर्ब करे तो एनर्जी आ जाएगी बेटा E इज इक्वल टू NH न्यू आ जाएगी एनर्जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब आसान हो गई अब चीजें। तो चलते हैं यहां पर। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए बेटा मान लेते हैं मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो है E नोट, दैट इज इक्वल टू H न्यू नोट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है E नोट इज इक्वल टू H न्यू नोट। H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू नोट हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ये मिनिमम एनर्जी हुई या नहीं हुई? बताओ। उस बच्चे को उठाने के लिए बेंच पे से, और मेरे को खुद बैठना उस बेंच पे, तो मेरे में कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उस बच्चे की एनर्जी जितनी ना, कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चा उठेगा। तो हमारे पास ये जो रेडिएशन फॉल कर रही है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मेरे को बाहर निकालने के लिए आप में मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी है बेटा उसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो व्हाट डू वी मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा ये जो न्यू नोट है ये कहलाएगी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। तो आपको बताना है कि क्या इस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी मैं आपको 2 कंडीशन दे रहा हूं, आपको बताना है। तो देखो, मान लेते हैं कि जो यहां से रेडिएशन पड़ रही है उनकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू H न्यू। जो लाइट आ रही है उसकी तो एनर्जी है H न्यू, और इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए H न्यू नोट। इफ आपको कंडीशन बतानी है H न्यू इज लेस देन H न्यू नोट, बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो एनर्जी पड़ रही है उसकी तो एनर्जी है H न्यू, जो चाहिए वो है H न्यू नोट, लेकिन जो पड़ रही है एनर्जी वो तो कम है और जो चाहिए वो ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। मेरे में एनर्जी कम, वो जो बच्चा बैठा है उसमें एनर्जी ज्यादा, तो नहीं निकलेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन में इजेक्शन नहीं होगा। यदि पड़ रही एनर्जी चाहिए है जो एनर्जी उसके इक्वल आ जाए तो हाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब मेरी एनर्जी और उस बच्चे की एनर्जी सेम है तो मैं उस बच्चे को उठा दूंगा, खड़ा हो यहां से उठा दूंगा ना, बिल्कुल।
लेकिन यदि एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है बेटा तो क्या हो जाएगा, मेरे में एनर्जी उस बच्चे से भी ज्यादा एनर्जी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उठाऊं भीगा और धक्का भी मार दूंगा ना, उसको भाग जाए यहां से। तो यदि मैं उसको धक्का मारूंगा तो बोले उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी आएगी देखना, उसको डिपेंड, उसको चेक करते। देखो इस बच्चे की एनर्जी है बेटा 10 जूल, मैंने यहां से एनर्जी लगा दी इस पे बेटा 20 जूल, तो मेरी 10 जूल एनर्जी तो इसको उठाने में यूज हो जाएगी, लेकिन जो बची हुई 10 जूल एनर्जी है उसके कारण इसको मैं धक्का मार दूंगा और इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, उस एनर्जी का यूज उस बच्चे को धक्का मारने में होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगा। तो बताओ एच न्यू एनर्जी ज्यादा है, एच न्यू नोट एनर्जी कम है, तो एच न्यू माइनस जो एच न्यू नोट आएगा वो बताइए इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी नहीं कर देगी, तो यहां पर आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव भी तो करने लग जाएगा, यदि मेरे में एक्स्ट्रा एनर्जी है तो धक्का मार दूंगा वो भागने लग जाएगा। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहां से h कॉमन आ रहा है बेटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो यहां से यदि मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं, v की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू, तो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, h न्यू माइनस न्यू नोट, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये m कहां पर आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इस रिलेशन का यूज करके हम उस इलेक्ट्रॉन की बेटा स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्या भी निकाल सकते हैं, स्पीड, कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी स्पीड क्या होने वाली है, इस रिलेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो आई होप अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई, उसने हमें बताया कि वेव की फॉर्म में नहीं, एनर्जी हमारे पास छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में भी आती है, पार्टिकल नेचर भी होता है उसका, ठीक है, वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी हमारे पास। तो आप कोई डाउट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा। तो यहां से पार्टिकल नेचर बाहर निकल कर आया हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। वेलोसिटी कब आएगी इलेक्ट्रॉन में, यदि पड़ने वाली रेडिएशन की एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी कि भाग जाए यहां से, और इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा कई बुक है ना, जो ये ई नोट है ना, एच न्यू नोट, ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको वर्क फंक्शन भी लिखती है बेटा। क्या भी लिखती है, वर्क फंक्शन W नोट भी लिखा मिलेगा कई बुक्स के अंदर, वो आप देख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वर्क फंक्शन। तो यहां से हमारे पास निकला इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था। चलते हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की तरफ। तो चलिए बेटा पहुंचते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मतलब, और ये ग्राफ क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो कहते हैं बेटा, ठीक है, तो समझना, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं या इस पे रेडिएशंस फॉल होती हैं, जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं और उस पर क्या गिरेंगी, रेडिएशंस, तो 3 काम हो सकते हैं। वहां से कुछ रेडिएशंस तो बेटा रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, कुछ रेडिएशन उसके साथ टकराए और रिफ्लेक्ट हो जाए। कुछ रेडिएशन बेटा ये हो सकती है कि अब्जॉर्ब हो जाए, मतलब रेडिएशन आई उसने अब्जॉर्ब कर लिया अंदर ही, उसको अब्जॉर्ब कर लिया कि अंदर ही रहो तो एनर्जी। जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं तो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। या कुछ रेडिएशन ऐसी हो सकती है जो उससे आर पार निकल जाए, बिना किसी रोक टोक के आर पार ट्रांसमिट हो जाए, उसमें से पार निकल। तो 3 बातें हो सकती हैं, रिफ्लेक्शन हो सकता है, अब्जॉर्प्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, रेडिएशन आर पार निकल सकती है। अब यदि कोई बॉडी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब, मान लीजिए किसी चीज को आपने हीट किया और उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, उसने एनर्जी खींच ली, अंदर खींच ली, तो कुछ टाइम बाद वो एनर्जी छोड़े भी तो होगी। अरे भाई मान लीजिए पूरा दिन जो घर की दीवारें हैं आप देखते हो, सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है, सनलाइट, तो वो दीवारें दिन में तो गर्म हो जाती हैं, और रात को जब सूर्य नहीं होता तो वो दीवारें फिर रेडिएशन छोड़ती हैं बाहर, जिसके कारण गर्मी बढ़ जाती है रूम के अंदर। क्या बढ़ जाती है रूम के अंदर, गर्मी, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रही है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है बेटा, ब्लैक बॉडी होती है एक ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलेंगे जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को क्या कर सकती है, अब्जॉर्ब कर सकती है।
अ बॉडी विच कैन ऑब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब किसी भी एनर्जी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर रेडिएशन डाल दो, वो सभी को क्या कर लेगी बेटा, अब्जॉर्ब कर लेगी। एंड देन एमिट, फिर वो छोड़ती है द रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी। तो क्या मतलब हुआ ब्लैक बॉडी का मतलब, ब्लैक बॉडी का मतलब जो किसी भी तरह की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर ले, सभी वेवलेंथ की, सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर ले, फिर उन रेडिएशंस को वो छोड़ेगी, सभी टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो रिलीज करेगी, एमिट करेगी। तो जो वो रेडिएशन छोड़ेगी उन रेडिएशंस को बोलेंगे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो देखो यहां पर लिखा हुआ बेटा वेवलेंथ, ये ब्लैक बॉडी का ग्राफ है हमारे पास। क्या बोला गया कि देखो उस साइड में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इस वेवलेंथ की भी कोई ना कोई इंटेंसिटी है। देखो इंटेंसिटी का मतलब कितनी अमाउंट है उन रेडिएशंस की, इस वेवलेंथ की अमाउंट इतनी, 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 और इस वेवलेंथ की अमाउंट कितनी है, इतनी। ये इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट। ठीक, तो बताओ किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, बताओ इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो जो ये वेवलेंथ है इसको बोलते हैं बेटा लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं। लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो। तो आप देखना ज्यादा वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है, कम वेवलेंथ वालों की इंटेंसिटी भी कम है, लेकिन जो बीच की वेवलेंथ है ना उनकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। इस ग्राफ से अब क्या निकल कर आ रहा है, क्या इंटरप्रेट हो रहा है, क्या बाहर निकल के आ रहा है बेटा, यहां से ये निकल के आ रहा है कि जब ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशंस गिर रही थी, ऊपर इसके ऊपर रेडिएशन गिर रही थी, और उसके बाद वो रेडिएशंस को रिलीज कर रही थी बेटा, छोड़ रही थी। तो बताओ हर तरह की वेवलेंथ निकल रही है, नहीं निकल रही है। यहां से देखो ये वेवलेंथ भी निकल रही है, ये वेवलेंथ भी निकल रही है, ये वेवलेंथ भी बाहर, हर तरह की वेवलेंथ निकल रही है। और यदि हर तरह की वेवलेंथ वहां से एमिट हो रही है तो बताओ इन सब की जो E इक्वल टू एच न्यू आएगा वो भी तो अलग अलग आएगा। E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, अलग अलग एनर्जी की वेवलेंथ निकल रही है तो अलग अलग एनर्जी आएगी, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है तो अलग अलग एनर्जी रिलीज कर रही है। अलग अलग एनर्जी रिलीज करेगी तो इसका मतलब बेटा अलग अलग नंबर ऑफ क्वांटाज रिलीज होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग, मतलब E इक्वल टू एन एच न्यू। यदि यहां पर एनर्जी ज्यादा निकल रही है तो इसका मतलब ज्यादा क्वांटा रिलीज हो रहे होंगे, यहां पर एनर्जी कम निकल रही है तो इसका मतलब कम क्वांटा रिलीज हो रही होगी। तो इसका मतलब रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो किस फॉर्म में एमिट हो रही है बेटा, क्वांटा की फॉर्म में एमिट हो रही है। किसकी फॉर्म में एमिट हो रही है, क्वांटा की फॉर्म में। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी क्या होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा। किस तरह से चेंज होता जाएगा मैं आपको समझाता हूं एक बार। मान लीजिए आपके पास आयरन रोड है बेटा, आयरन रोड। जब आप आयरन रोड को गर्म करोगे, क्या करोगे बेटा, गर्म, तो शुरू में वो तो किस कलर की होगी बेटा, वो शुरू में होगी डल रेड कलर की। आयरन रोड को गर्म करो, धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी रेड होगी, डल रेड। फिर और गर्म करो बेटा उसको, टेम्परेचर और बढ़ाओ उसका, तो फिर वो हो जाएगी रेड कलर की। थोड़ा सा और गर्म करो बेटा तो वो किस कलर की होने लग जाती है बेटा, व्हाइट कलर की होने लग जाती है। और गर्म करोगे बेटा, धीरे धीरे और गर्म करोगे तो आप देखोगे वो किस कलर की हो जाती है बेटा, ब्लू कलर की हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर वो एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज होगी बाद में, वही एनर्जी तो क्या डिसाइड करेगी बेटा, कलर डिसाइड करेगी। तो देखो अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, अलग अलग टेम्परेचर पे शुरू में रेड कलर की वेवलेंथ निकल रही है, फिर व्हाइट कलर निकल रहा है, फिर किस कलर की वेवलेंथ निकल रही है, ब्लू कलर की वेवलेंथ निकल रही है। तो इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, क्या बढ़ाने से बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्या इंक्रीज करने से, टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्वांटा अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और जो क्वांटा रिलीज हो रहे हैं, उन क्वांटा की जो एनर्जी है उसके हिसाब से क्या निकलती है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकलती है। इसलिए यहां पर क्या चेंज हो रहा है, यहां पर ब्लू कलर चेंज हो रहा है। मतलब ये जो कलर है रेड से व्हाइट हो रहा है, व्हाइट से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ये चेंज हो रहा है।
तो यहां पर हमने सीखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी हमने पता चला कि क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, फिर क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ब्लैक बॉडी कौन होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा होता है जो परफेक्ट अब्जॉर्बर है। परफेक्ट अब्जॉर्बर मतलब जो अच्छे से एनर्जी को क्या करे, अब्जॉर्ब करे, और फिर बाद में उस एनर्जी को क्या करे, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो जो रेडिएशन निकलेगी ब्लैक बॉडी में से वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहलाएंगी। और जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, जो जिस रेडिएशन की एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसी के हिसाब से उसका क्या डिसाइड होगा बेटा? कलर डिसाइड होने वाला है। तो आप खुद से सोचना बेटा, यदि ये आयरन रेड कलर से ब्लू कलर की तरफ जा रहा है गर्म करने पर, तो आपको चेक करना है कि इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है या इसकी वेवलेंथ घट रही है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमने पढ़ा कि जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में भी अब्जॉर्ब या रिलीज होती है, और क्वांटा छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में भी क्या होती है, रिलीज। बेटा पार्टिकल पैकेट का मतलब डिवाइड कर दो, उस चीज को तोड़ दो, किसी चीज को तोड़ना। जैसे कहीं का 100 रुपए किराया लगता है यहां से कहीं पर जाने का, तो आप 10-10 रुपए के किराए में जाओ, 10 रुपए से इस गांव में पहुंच गए, 10 रुपए से इस गांव में पहुंच गए, 10 रुपए से, तो वो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटाइज। चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए बेटा, ये छोटे छोटे दो रिलेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, E इक्वल टू एच न्यू। तो देखिए बेटा, यहां से क्या पता चल रहा है, जो एनर्जी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी कहीं पर बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन यहां से आइए बेटा, यहां से यदि मैं निकालूं न्यू किसके इक्वल आएगी? C बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का रिलेशन कैसा आ रहा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब लैम्डा बढ़ेगा मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। यहां वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बताओ एनर्जी का और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन होगा? बताओ एनर्जी का और वेवलेंथ का। एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब वेवलेंथ घटेगी। तो इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। मतलब वेवलेंथ कहीं पर इंक्रीज होगी तो एनर्जी वहां पर क्या होगी? कम होगी। तो आप बता सकते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ी थी, स्पेक्ट्रा जो पढ़ा था, वहां पर किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये सब आपको रिलेट कर लेना यहां से। तो चलिए बेटा कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा यहां पर है, यहां से न्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास C इंटू 1 बाय लैम्डा। क्या वैल्यू आ गई है? C इंटू 1 बाय लैम्डा। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहीं से आप पढ़ के आए, मैथ के स्टूडेंट है वो तो कोशिश करें भाई समझने की। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास बन रही है, y इज इक्वल्स टू mx। यहां पर m जो होता है वो स्लोप होता है जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो बताओ यहां पर m कौन है? C, y कौन है? न्यू, और x कौन है? 1 बाय लैम्डा। तो जो y इज इक्वल टू mx जैसी स्ट्रेट लाइन होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है बेटा और ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है ना, यहां पर पॉजिटिव। तो यदि स्लोप पॉजिटिव तो लाइन जाएगी ऊपर की तरफ, स्लोप नेगेटिव तो लाइन आएगी नीचे की तरफ। कहां आएगी? नीचे की तरफ, या कुछ इस तरह से आ सकती है नीचे की तरफ, इस तरह से। ये ओरिजिन हो गया, ये नीचे की तरफ। तो इसका यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, ग्राफ तो किस तरह से बनेगा? देखो इस लाइन का ग्राफ, तो ये y एक्सिस हो गई है, ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, ठीक है। y एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और स्ट्रेट लाइन जाएगी ऊपर की तरफ। स्लोप क्या होगा बेटा इसका? स्लोप होने वाला है यहां पर c। क्या हो जाएगा? स्लोप c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इसका ग्राफ आ गया। चलिए इसका और ग्राफ बना लेते हैं। E इज इक्वल्स टू एच न्यू का, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो इनमें कांस्टेंट कौन है बेटा? h है। तो इसको ले लूं मैं y एक्सिस पे, ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट। इसको मान लूं मैं x एक्सिस पे। तो बताइए स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है? तो फिर से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से। x एक्सिस पे ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे ले ली मैंने एनर्जी। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का, जिसका स्लोप हमारे पास क्या आएगा बेटा? h निकल कर आएगा।
तो ये थोड़ा सा कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये ग्राफ है, बोर्ड वाले बच्चे इसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर भी सकते हो आप, समझ में आ जाएगा यदि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है तो चलिए आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि जो लाइट होती है उसका वेव करैक्टर तो होता ही है, साथ में उसका कैसा करैक्टर भी है, पार्टिकल करैक्टर भी है। मींस जो लाइट फॉर्म में एनर्जी आती है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी आती है, वेव की फॉर्म में भी आती है, बट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में भी आती है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में भी आती है, जिनको हमने क्वांटा या फिर फोटोन बोला था। हमने पढ़ा आज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, एक एक क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, नंबर ऑफ क्वांटा जो ऑब्जॉर्व होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी। आप यहां से E इक्वल्स टू NH न्यू के फॉर्मूले से नंबर ऑफ क्वांटा भी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी को H न्यू से क्या कर दें बेटा, आप डिवाइड कर दें। हमने पढ़ा एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आपस में क्या रिलेशंस हैं। हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।